अच्छा ठीक है, सरकार मेरे ही साथ है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझ गए ना। और यहाँ पर चॉपर को रियलाइज होता है कि सोगे किंग मिसिंग है। अरे यार कहाँ गया वो? लगता है वो डरकर भाग चुका है। और यहाँ पर पाउली नेवी ऑफिसर्स के बीच में घिरा होता है और पहले की बातों को याद करने लगता है जब उसने लूफी से बात की थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और नामी की बातों को भी याद करता है जब नामी कहती है क्योंकि अब पता है कि रॉबिन ने ये सब क्यों किया तो सभी लोग ठीक हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम रॉबिन को बचाकर ही रहेंगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम उन्हें बचा सकते हो। मैं ज्यादा ताकतवर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना कर सकता हूँ उतना करूंगा। यहाँ पर लूफी गेट ऑफ जस्टिस के बिल्कुल सामने आ जाता है। अच्छा तो यहीं पर है रॉबिन है ना, मैं यहाँ से सीधा जंप करूंगा। और तभी एक गेट खुल जाता है और ब्लूनो यहाँ पर आ जाता है। अरे अरे तुम तो वही हो ना जो कि रॉबिन को लेकर गए थे, पर तूने ये सब कुछ किया कैसे? क्या तुम कोई जादूगर हो? हैं? जैसा कि मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है। आज तक कोई भी इतने आगे तक नहीं पहुंच पाया था। ये सब छोड़ो, मुझे आगे जाने दो। हार मान लो बच्चे, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। और यहाँ पर हम सोगे किंग को देखते हैं। नहीं मैं नहीं भाग सकता, रॉबिन ने सब कुछ हमारे लिए किया। मैं हूँ उस वक्त एक असली कर राजा जो कि अपने दोस्त को नहीं मरने दे सकता। तो ठीक है, मैं सबसे पहले किसी नेवी ऑफिसर को मारूंगा और उसके कपड़े पहनकर उन सभी के बीच में से चला जाऊंगा। पर तभी कहीं से ढेर सारा पानी यहाँ पर आ जाता है। अरे नहीं, लगता है किसी ने हमला कर दिया है, पर ऐसा नहीं होता है। ये काशी होता है जो कि रो रहा होता है। मेरी सालों की मेहनत बेकार हो गई, मुझे माफ कर देना। मैं आप दोनों को नहीं बचा सका, माफ करना। मैंने एल्बाफ का नाम खराब कर दिया। क्या एल्बाफ? क्या तुम एल्बाफ से हो? पर तुम कौन हो? मैं हूँ सोगे किंग, एक हीरो। और अगर तुम एल्बाफ से हो तो रो क्यों रहे हो? ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात करीब 100 साल पहले की है। मैं और मेरा दोस्त एक आइलैंड पर आ गए जहाँ पर हमारे दोनों बॉस ने एक सी किंग को पकड़ लिया जो कि बहुत विशाल था। और तभी एक लड़की ने उन दोनों से कहा कि उन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा बड़ा था। और देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। मुझे और बाकी सभी को जाना पड़ा क्योंकि बात उनकी लड़ाई की नहीं बल्कि उनके सम्मान की थी। और इसी वजह से हम उन्हें छोड़कर आगे चल दिए। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता पर ये जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई थी और जो जीतता वही वापस आ पाता। देखते ही देखते 50 साल बीत गए और हम सभी लोग एल्बाफ में उनका इंतजार कर रहे थे। पर एक दिन मैं और मेरा दोस्त उसी आइलैंड पर जाने लगे, लेकिन नेवी वालों ने हमें रोक दिया और उन्होंने हमसे कहा कि डॉरी और ब्रॉगी को पकड़ लिया गया है और अगर तुम 100 सालों तक हमारे लिए काम करोगे तो हम उन्हें छोड़ देंगे। अगर हम 100 सालों तक एनिस लॉबी में काम करेंगे तो हम अपने दोनों बॉस को बचा पाएंगे। इसलिए हम 50 सालों तक यहाँ पर अपना काम करते रहे, पर आज पायरेट्स ने हमें हरा दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे बॉस हमेशा के लिए जेल में ही रहेंगे। तो गाइस दरअसल ये बंदा डॉरी और ब्रॉगी के बारे में बात कर रहा है जिन्हें हम लिटिल गार्डन आर्क में देख चुके हैं। और सोगे किंग इसे कहता है कि ये कहानी बेकार है जिसका नाम इसने अभी बताया, डॉरी और ब्रॉगी। ये लोग उनसे पहले मिल चुके हैं, एल्बाफ के वो दोनों महान योद्धा डॉरी और ब्रॉगी। काशी सुनकर चौंक जाता है। पर कैसे? तुम्हें उनका नाम कैसे पता है? सोगे किंग इन्हें बताता है अपना मास्क हटाकर, यानी कि उसप। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, यहाँ तक कि उस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई के बारे में भी। वो सच में कोई फाइट थी ही नहीं, वो उनका गर्व था। हम उन दोनों महान लोगों से मिले थे और जाते वक्त उन्होंने हमसे कहा था कि हम पर विश्वास रखना, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे गर्व को नहीं टूटने देंगे। और उन दोनों ने एक हमला किया और उस बड़ी सी फिश को एक ही हमले में मार दिया था। तभी से मैंने उनको अपना मास्टर मान लिया। सरकार ने तुमसे झूठ कहा कि वो लड़ाई अब तक चल रही है। काशी सुनकर चौंक जाता है कि इसके साथ धोखा हुआ है। कि वो दोनों सही सलामत है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। यहाँ पे लूफी ब्लूनो के सामने है। मेरे रास्ते से हट जाओ भैंसे से। शायद तुम्हें एक बात नहीं पता है, जो तुम कर रहे हो वो कितना ज्यादा खतरनाक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। इस आइलैंड पर आना ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ है। इसके लिए वो तुम्हें पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट कर देगी। मैंने कहा ना मेरे सामने से हट जाओ। चाहे तुम मुझे क्यों ना हरा दो, पर इन सब के बाद तुम बच नहीं पाओगे। मुझे नहीं पता, मैं बस रॉबिन को बचाना चाहता हूँ और मैं ऐसा करके ही रहूंगा। और लूफी इस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से ब्लूनो को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। पर कैसे? ये इतनी जल्दी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और लूफी इस पर एक पंच मार देता है और ये बंदा नीचे गिर जाता है। तुम्हारी सरकार जो चाहे वो कर सकती है, मैं रॉबिन को बचा कर ही रहूंगा, फिर चाहे कोई भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए। इस तरफ हम देखते हैं कि नेवी वाले सांजी और फ्रैंकी फैमिली को रोकने की कोशिश कर रहे थे और तभी एक नेवी वाला इनके सी बुल पर हमला कर देता है, पर सी बुल उस हमले से बच जाता है। ये देखकर फ्रैंकी का साथी कहता है कि हम इस रास्ते से और नहीं जा सकते, हमें रास्ते को बदलना होगा। और ये सभी लोग एक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी नामी के पास ट्रांसपोंडर स्नेल से एक कॉल आता है जो कि कुकुरो-सान ने किया था। क्या तुम सभी लोग ठीक हो? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई बच्चों, इसे ध्यान से सुनो। पाउली ने जो मैप बनाया था उसमें गेट ऑफ जस्टिस तक जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब तुम कोर्ट हाउस जो कि गेट ऑफ जस्टिस से थोड़ा पहले आता है, जब तुम वहाँ पर आ जाओगे तो उन दोनों टावर्स के ऊपर पहुँच जाना। वहाँ पर तुम्हें एक लीवर मिलेगा जिसको खोलने के बाद ही तुम आगे जा पाओगे। और चिमनी ने भी अभी कुछ देखा था। नामी दीदी, मैंने अभी उन स्टॉर्ट भैया को ऊपर देखा उस कोर्ट हाउस के, शायद वो किसी के साथ लड़ रहे थे। अच्छा तो वो लूफी ही होगा, हम सीधा वहीं पर जाएंगे। ठीक है, हम सब लोग 2 ग्रुप्स में बंट जाएंगे। तुम अपने दोस्त को बचाना और हम उस लीवर को खींच देंगे। और तभी इस सी बुल पर हमला हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ये हमला किसी अननोन व्यक्ति ने किया है और ये बंदा कहता है ये एनिस लॉबी है, तुम सरकार के इलाके में ऐसे नहीं घुस सकते। नेवी वाले ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। क्या बात है, हमने उस दूसरे वाले जानवर को भी हरा दिया। और तभी किसी ने ट्रांसपोंडर स्नेल से सबसे बोला कि ब्लॉक बी पर जाओ और उन सभी के रास्ते को जाम कर दो, हम उन्हें और आगे नहीं जाने दे सकते। यहाँ पर हम काशी और ओहिमो को दिखते हैं जो कि बहुत गुस्से में आगे बढ़ रहे थे और नेवी वाले इन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। क्या बात है, अब तो ये भी उठ गए, अब तो हम ही जीतेंगे। पाउली उन्हें देखकर घबरा जाता है कि अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इन्हें फिर से नहीं हरा सकते। काशी आगे बढ़ो, इन सभी को हरा दो। पर ये क्या, इन दोनों ने हमला तो किया पर इन नेवी वालों पर ही। तुमने हमसे झूठ कहा था, हमारे बॉस जिंदा है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। क्यों है ना सोगे किंग? चलो साथ में लड़ते हैं। हाँ बहुत हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं अपने साथियों के पास। यहाँ पर हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि रॉबिन से कहता है कि लकी है कि इसके ऐसे दोस्त हैं जो कि इसे बचाने के लिए सरकार से भी पंगा ले सकते हैं। और तभी हम काकू और खलीफा को देखते हैं जिनके सामने 2 डेविल फ्रूट्स थे। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं और ये दोनों फ्रूट्स स्पेंडम
स्पेंडम ने इन्हें दिए थे और इन्हें खाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। ये देखकर जबरा डर जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक डेविल फ्रूट यूजर एक दूसरे डेविल फ्रूट यूजर के पास आ जाता है तो उन दोनों के अंदर के डेविल्स आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और तुम्हारा शरीर फट जाएगा। ब्लूनो ये सुनकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च की थी और बताया कि ऐसा तब होगा जब कोई बंदा दो डेविल फ्रूट खाने की कोशिश करेगा। उसने सही कहा, कोई भी 2 से ज्यादा डेविल फ्रूट्स नहीं खा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो नहीं बच पाएगा। और ये सारी बातें याद करने के बाद काको कहता है, अगर इससे मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं इसे खाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैबरा इन्हें मना करता है खाने के लिए। लेकिन इसकी बात ना सुन के ये इन दोनों फ्रूट्स को खा लेते हैं और ये दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। बहुत बढ़िया। वैसे ब्लूनो कहाँ चला गया? और बाहर ब्लूनो लूफी से पिट रहा होता है और कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हें कम समझा, पर तुम मुझसे कभी नहीं जीत सके। और तेजी से लूफी पर हमला कर देता है। और तभी ब्लूनो अचानक से गायब हो जाता है और ब्लूनो ने लूफी के नीचे से एक डोर खोला और लूफी को पकड़ लेता है। ये तुमने कैसे किया? ये मेरी ताकत है और अब तुम गए बच्चे। और लूफी पर रिवॉल्विंग डोर का यूज करके हमला कर देता है और इस तरफ ये सी बुल एक बार फिर से खड़ा हो जाता है जिसे नेवी वालों ने जख्मी कर दिया था। और चॉपर बताता है कि इस जानवर ने कहा कि अपना बेस्ट देना चाहता है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, ये हार नहीं मानेगा और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक दीवार से टकरा जाता है क्योंकि सी बुल अब अंधा हो चुका है, इसे दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे अगर ऐसा है तो आराम करो, हम खुद आगे चले जाएंगे। पर सी बुल नहीं रुकता है और खुद को संभालने के बाद फिर से आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन सी बुल नहीं रुकता है। नहीं, ये नहीं रुकने वाला। इसने अपनी दोस्त से वादा किया है कि हमें आगे तक लेकर जाएगा, कि फ्रैंकी को बचाकर ही रहेगा। सी बुल आगे बढ़ने लगता है लेकिन सामने रास्ता होता ही नहीं है। अरे ये क्या, सामने तो रास्ता बंद है। और जोरो और सांजी आगे बढ़ते हैं और उस बिल्डिंग को ही तोड़ देते हैं। पर तभी थोड़ी सी और आगे जाने के बाद सीबुल नीचे गिर जाता है। सीबुल इन सभी को कोर्ट हाउस यानी कि एनीज लॉबी के लास्ट गेट तक लेकर आ जाता है और सीबुल ने अपना काम कर दिखाया और नीचे घायल होकर गिर जाता है। तुमने कर दिखाया, तुमने अपना वादा पूरा किया सिबुल। हम सभी कोर्ट हाउस तक आ गए। पर जैसे ये बात सबको पता चलती है तभी एनीज लॉबी में एक इमरजेंसी नोटिस जारी कर दिया जाता है। सारे नेवी ऑफिसर्स बुरी तरह से डर जाते हैं और यहाँ पर स्पेंडम के हाथ में बस्टर कॉल को बुलाने का एक जरिया होता है और ये वही लोग रख सकते हैं जो कि एडमिरल्स हैं या उनसे ऊपर हैं। और बस्टर कॉल स्पेंडम को आउ कीजे ने दिया है। बस एक बार वो प्लूटोन की ताकत मेरे हाथ में आ जाए फिर इसे बचाने की जरूरत नहीं आने वाली। पर अभी कोई रास्ते में आया तो मैं इस बटन को दबा दूंगा। और तभी नेवी ऑफिसर यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि बॉस माफ करना पर ये एक इमरजेंसी है। ये लीजिए सर, बात कीजिए। पर आखिर बात क्या है? ओह हाँ, मैं समझ गया। सुनो मेरी बात है कुटी फ्लेम और निको रॉबिन, क्या तुम्हें मालूम है एनिस लॉबी में एक इमरजेंसी नोटिस जारी कर दिया गया है। पक्का वो कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। जैसे कि तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, शायद वो लोग मर चुके हैं। चलो साथ में सुनते हैं कि वो लोग कैसे मरे। और तुम्हें मालूम है यही होता है जब कोई सरकार के खिलाफ जाता है। हाँ तो बोलो क्या हुआ था, एकदम साफ साफ और तेजी से बोलना, मुझे किसी को ये सुनवाना है। जी बॉस, तो कहाँ से शुरू करूँ? वो पायरेट्स जो कि सिर्फ 6 ही थे, वो सारे के सारे गेट्स को खोलकर कोर्ट हाउस तक आ चुके हैं सर। एनिस लॉबी में सबसे आगे। ये सुनकर स्पेंडम हैरान रह जाता है और यहाँ पर सभी लोग कोर्ट हाउस के बाहर आ चुके हैं। लेकिन तभी कोई नामी पर हमला कर देता है और तभी याकोजुना नामी के सामने आ जाता है और नामी की जान बचा लेता है। और यहाँ पर इस अनजान व्यक्ति ने ये हमला किया होता है जो कि काले कपड़ों में था। और तभी यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और सांजी कहता है, अरे यार मैं तो बस इसे देखने गया था। सभी नेवी ऑफिसर्स इन्हें कहते हैं कि लोग कभी भी इस गेट को नहीं खोल पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि जोरो ने इस गेट को काट दिया है बहुत ही ज्यादा आसानी से। ये देखकर फ्रैंकी के दोनों साथी हैरान रह जाती हैं और बोलती हैं कि लीवर को ऑन करने का काम इन पर छोड़ दिया जाए। ठीक है, हम सभी लोग अब अंदर जाएंगे और तुम जाकर रास्ता तैयार करना। और ऐसा बोलने के बाद ये सभी लोग अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। यहाँ पर स्पेंडम का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इसके नाक से नदियां बहने लगती हैं और इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये बात सुन के कि लूफी के साथ यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी सही सलामत। सर जी, पूरा का पूरा एनिस लॉबी तबाह हो गया है और ओइमो और काशी वो भी पायरेट्स की तरफ हो चुके हैं सर। 2000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए हैं सर। और मंकी डी लूफी, उसने तो 1000 से भी ज्यादा सोल्जर्स को मारा है सर। ये सब सुनते ही स्पेंडम बाहर जाने लगता है, बाहर का नजारा देखने के लिए। सर ये पहली बार हुआ है जब कोई पायरेट का ग्रुप इतनी आगे तक आ चुका है। एनिस लॉबी में हम लोग कुछ नहीं कर सके। और यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जो कि अभी सही सलामत है और लूफी इस पर अपना बुलेट वाला अटैक यूज करता है और इन दोनों में खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन लूफी इसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरे सारे हमलों को रोक दिया। जब आउकीजी ने मुझे हराया तो मैं समझ गया था कि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा ताकि अपने दोस्तों को ना खो दूं, ताकि उन्हें ना खो दूं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। मैं उनके लिए इतना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, जिन दोस्तों से प्यार करता हूँ उन्हें बचा पाऊँ। और ये है सेकंड गियर। तो गाइस लूफी का सेकंड गियर आ चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है भाई। और यहाँ पर स्पेंडम नेवी के कमांडर पास्कर विले से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है भाई, वो इतनी अंदर तक कैसे आ गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोरो सभी को मार के आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। चलो आगे चलते हैं। कमांडर ये देखकर सभी से कहता है, तुम सभी लोग और आगे नहीं जा सकते हैं, ये कोर्ट है और अब तुम्हें सजा दी जाएगी। पर इसकी बात कोई भी नहीं सुनता है और ये सभी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। हमें यहाँ से ऊपर जाना होगा। ये क्या, इन सभी ने हमारे हेड कमांडर को इग्नोर कर दिया। अब तो ये सभी लोग गए। और जोरो बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ था और अपनी ओनिगिरी का यूज करता है और इन सभी को एक ही बार में हरा देता है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। और तभी सांजी यहाँ पर आता है और जोरो के एक लात मार देता है। तुम सभी लोग यहाँ से हट जाओ, नामी को सिर्फ मैं बचाऊंगा। अब सांजी पागल हो गया है क्या? तो अपना मुंह बंद रख। नामी सान आप प्लीज मुझे फॉलो कीजिए प्लीज। सांजी, वैसे हम यहाँ पे रॉबिन को बचाने आए थे भाई, ना कि मुझे। ओ हाँ, मुझे माफ कीजिएगा। रॉबिन चान मेरा इंतजार कर रही होंगी ना। और ऐसा बोलने के बाद सांजी ऊपर की तरफ जाने लगता है और बाकी सभी लोग भी। बास्कर विले को गुस्सा आता है कि इन सभी ने इसे इग्नोर कर दिया और ऐसा बोलने के बाद चॉपर पर हमला कर देता है, पर चॉपर इसके हमले से बचाता है। तुम सभी लोग आगे जाओ, इसे मैं देखता हूँ। इस तरफ हम लूफी
लूफी को देखते हैं और लूफी ने अपने सेकंड गियर को एक्टिवेट कर लिया है। क्या कहा? सेकंड गियर? और अब मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? लूफी एक स्माइल करता है और अपना एम सेट करता है। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मैं इसे आराम से डॉज कर लूंगा। पर इससे पहले कि ब्लूनो कुछ और बोल पाता, लूफी इस पर जेट पिस्टल का यूज करके हमला कर देता है और ब्लूनो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और लूफी इस पर फिर से हमला करता है। लूफी की स्पीड सेकंड गियर के बाद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ब्लूनो इसे देख तक नहीं पाता है। लूफी इस पर फिर से हमला करता है। ब्लूनो ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है और बुरी तरह से डर जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, इसके पास 6 पावर से भी ज्यादा स्पीड है, पर ये कैसे? लूफी एक के बाद एक ब्लूनो पर हमले करता रहता है और हमले का सामना करने की तो दूर की बात है, ब्लूनो इसे देख तक नहीं पाता है। ब्लूनो अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है और लूफी से छिप जाता है। ब्लूनो को समझ में नहीं आता कि लूफी की स्पीड अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई और ब्लूनो लूफी के पीछे एक दरवाजा खोलता है, लेकिन लूफी बहुत आसानी से इसे डॉज कर लेता है। लूफी इस पर गम जेट ब्लू का यूज करता है और ब्लूनो ने आयरन बॉडी का यूज किया था, लेकिन फिर भी इस पर बहुत बुरा असर पड़ता है इस हमले का। लूफी अपने अंगूठे को दांतों से दबाता है और तभी ब्लूनो नीचे गिर जाता है। ब्लूनो बच जाता है। अगर लूफी ने इस पर इस हमले को यूज कर दिया होता तो ब्लूनो मर जाता और अब लूफी रॉबिन को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो गाइस, दरअसल लूफी अपने पैरों को किसी पंप की तरह यूज करता है, जिसकी वजह से लूफी का ब्लड फ्लो और हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और इसकी बॉडी के कोने कोने में ऑक्सीजन बहुत आराम से पहुंच पाती है, जिसकी वजह से लूफी की बॉडी के अंदर अचानक से स्पीड और पावर बढ़ जाती है। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो लूफी अपने ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। पर अगर किसी नॉर्मल बंदे का ब्लड फ्लो इतना ज्यादा हो जाएगा जितना गियर 2 के यूज करने के बाद लूफी का है, तो वो बंदा एक भी पल नहीं टिक पाता, उसकी ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स वहीं पर फट जाते। लेकिन लूफी इतना कुछ इसलिए सह लेता है क्योंकि डेविल फ्रूट को खाने के बाद लूफी की बॉडी रबर की बन चुकी है और इसी वजह से लूफी इन सभी को बहुत आसानी से सह लेता है और इसी वजह से लूफी ही गियर 2 का यूज कर सकता है। लेकिन इस दुनिया में अगर हमें कुछ पाना है तो उसके बदले एक इक्वल वैल्यू की चीज को खोना भी पड़ता है और लूफी को इस पावर का यूज करने के बदले एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इस तरफ ओहिमो और काशी नेवी ऑफिसर्स को मारकर आगे बढ़ रहे थे और सोगे किंग ने पाउली और बाकी दोनों गलीला के लोगों को भी ओहिमो के ऊपर बैठा दिया था और इन सभी को कोर्ट हाउस जाने के लिए कहता है। लेकिन कोर्ट हाउस के मेन गेट के बाहर योकोजुना और कुछ बाहर वाले लोगों का सामना कर रहे थे, लेकिन दोबारा से इनके सामने एग्जीक्यूशनर्स आ जाते हैं और जब फ्रैंकी की दोनों बहनें लीवर खींचने के लिए ऊपर जा रही थी तो इनके सामने भी एग्जीक्यूशनर्स आ जाते हैं और नीचे जाम्बाई बास्कर विले से फाइट कर रहा होता है और सांजी नामी और चॉपर इन सभी के सामने भी एग्जीक्यूशनर्स आ जाते हैं। यहाँ पर स्पेंडम और रिस्क नहीं ले सकता और सभी ऑफिसर्स को ऑर्डर दे देता है कि समय से पहले ही गेट ऑफ जस्टिस को खोल दिया जाए और सभी CP9 के मेंबर्स को इकट्ठा होने के लिए कहता है। और यहाँ पर कोकुरो-सान बैठे बैठे सोच रही होती है कि इन बच्चों ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। सरकार के साथ सीधी टक्कर। उन लोगों ने एनिस लॉबी को चैलेंज किया, भले ही लोग यहाँ से जिंदा बच के निकल पाए या फिर नहीं, लेकिन जब भी फाइट खत्म होगी तो लूफी का नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा। लूफी कोर्ट हाउस की बाउंड्री के ऊपर चढ़कर रॉबिन को पुकारता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ रॉबिन। रॉबिन और फ्रैंकी लूफी की आवाज को सुन लेते हैं। वो आ गया रॉबिन, लूफी आ गया। लूफी। अब इसके बाद एक ऑफिसर स्पेंडम के पास आता है। बॉस, वो लूफी वो कोर्ट हाउस की छत तक आ चुका है सर, अब हमें क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने वहाँ पर ब्लूनो को देखा था और अगर वो वहाँ पर है तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता। स्पेंडम बाहर देखता है और देखता है कि लूफी मीट खा रहा है और ब्लूनो नीचे गिरा हुआ है। ये मत कहना कि हार गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास डेविल फ्रूट और 6 पावर्स की ताकत थी, ये स्पीडी से कैसे हार गया? और लूफी खाना खाने के बाद चिल्लाकर कहता है, हे तुम, रॉबिन कहाँ पर है? ये सुनकर स्पेंडम डर जाता है। बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? लूची कहाँ पर है? उसे जल्दी से यहाँ पर बुलाओ और बाकी सभी लोगों को भी यहाँ पर बुलाओ। मैं आदेश देता हूँ, इन सभी पायरेट्स को मार दो। यहाँ पर फ्रैंकी रॉबिन से कहता है, उन सब ने कर दिखाया, उन सब ने तुम्हें बचाने के लिए गवर्नमेंट के साथ फाइट की है, पर मुझे पता है कि तुम अभी सरकार की ही बात मानोगी ताकि अपने दोस्तों को बचा सको। लेकिन याद करो, CP5 वाले ने उस डील को कब का खत्म कर दिया और हाँ, अगर तुमने कुछ नहीं किया और अगर ऐसे ही पड़ी रही तो कोई भी नहीं बच पाएगा रॉबिन। इसलिए सुनो मेरी बात, उनकी मदद को एक्सेप्ट कर लो और यहाँ से भाग निकलो। और स्पेंडम पीछे से कहता है कि इन सभी को गेट ऑफ जस्टिस की तरफ लेकर चलो। पर तभी फ्रैंकी अचानक से मोटा हो जाता है। मैं अपने आप को एक्सप्लोड कर दूंगा और साथ ही तुम जैसे एक घटिया आदमी को भी मेरे साथ ही मार दूंगा। रुक जाओ, ये मत करना। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम गए बेटा। ये धमाका पूरे 3 किलोमीटर तक सभी चीजों को तबाह कर देगा। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ से दूर भागने लगते हैं। 3, 2, 1 और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और फ्रैंकी रॉबिन को पकड़कर यहाँ से भाग जाता है और फ्रैंकी रॉबिन को दूर लेकर चला जाता है और कहता है कि जाओ अपने दोस्तों के पास, लूफी के पास जाओ और उससे बात करो। और इस तरफ स्पेंडम कहता है, सभी लोग उसके पास जाओ, अगर तुम उसे नहीं पकड़ पाए तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। यहाँ पर लूफी रॉबिन को देखकर कहता है, रॉबिन मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, 1 सेकंड रुको, मैं वहीं पर आता हूँ। और लूफी अपने हाथ स्ट्रेच करके रॉबिन के पास जाने ही वाला था, पर तभी रॉबिन इसे रोक लेती है और कहती है, रुक जाओ, तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बचाओ, मैं मरना चाहती हूँ। और तभी कोई फ्रैंकी को मारकर पीछे फेंक देता है और ये काम किया है CP9 ने। ज़ेब्रा नीचे देखकर कहता है, ये क्या, ये ब्लूनो तो हार गया। शायद उसने उसे कम समझा। और यहाँ पर जोरो अपने ड्रैगन पिस्टल का यूज करके ऊपर दीवार में एक छेद करके ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ पर ओहिमो सोगे किंग से कहता है कि ये भी ऊपर जाए अपने दोस्तों के पास और ये सब कुछ इस पर छोड़ दे, ये इन नेवी वालों को निपटा देगा। और यहाँ पर स्पेंडम सोचता है कि रॉबिन ने अभी जो कुछ भी बोला वो सब कुछ सुन के लूफी बहुत ज्यादा दुखी हो गया होगा। और यहाँ पर लूफी अपनी नाक में उंगली डाल रहा होता है और कहता है, क्या है भाई रॉबिन, देखो कहना क्या चाहती है तू, सुन ले मेरी बात, हम सब तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं रॉबिन, और मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा, समझ गई ना? और तभी यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और चॉपर और नामी ऊपर आ जाते हैं। रॉबिन इन सभी को देखकर चौंक जाती है। वैसे ही करा किसने? तभी जोरो भी ऊपर आ जाता है और ये सब कुछ जोरो की वजह से हुआ था। अब ये जोरो पागल वागल
चल गया, हम मर भी सकते थे अभी। तभी सांजी भी यहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल एक हीरो की एंट्री लेते हुए, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए। अरे शिट, पोकेमॉन थोड़ी है, सबको बताने के लिए कि सांजी क्या कर सकता है, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। ज़ोरो तुम यहाँ पर कैसे आए? तभी चॉपर की नजर ऊपर जाती है और चिल्लाकर कहता है, दोस्तों ये रहा सोगी किंग। और सोगे किंग ऊपर आसमान में उड़ रहा था। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। ये तो सच में एक हीरो है। हाँ तुमने सही कहा। यहाँ पर स्पेंडम बुरी तरह से डर जाता है इन सभी को एक साथ देखकर। ये सभी यहाँ पर कैसे आ गए? रॉबिन इन सभी को देखकर चौंक जाती है। रॉबिन प्लीज यार मान जाओ, प्लीज हमारा साथ दो, हम तुम्हें बचा सकते हैं। हाँ रॉबिन जान, लूफी ने बिल्कुल सही कहा, चलो आगे चलते हैं अपनी दोस्त को बचाने के लिए। और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं लूफी के पास। नामी, ज़ोरो, लूफी, मतलब कि सोगे किंग, सांजी और चॉपर एक साथ खड़े हो जाते हैं। इन सभी ने सरकार के साथ पंगे लिए और अब अपनी दोस्त को बचाने के लिए एक साथ हो चुके हैं। अब बस जरूरत थी तो सिर्फ रॉबिन के साथ की। और रॉबिन इन सभी को एक साथ देखकर रोने लगती है। रॉबिन प्लीज एक बार बोलो कि तुम हमारी साइड हो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। पर रॉबिन शांत रहती है, कुछ नहीं कहती। सुनो CP9, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, इन सभी को भी इस वक्त मार दो। तुम सभी लोग CP9 के सामने कुछ नहीं, समझ गए ना? अगर एक बार हम गेट ऑफ जस्टिस से आगे चले गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उसे कभी नहीं खोल सकते। और ये रहा, जानते हो ये क्या है? बश्शकॉल को बुलाने का एक अकेला तरीका। ये देखकर रॉबिन घबरा जाती है। बश्शकॉल? हाँ तुम्हें याद होगा रॉबिन, है ना? बश्शकॉल की असली ताकत, 20 साल पहले की वो बात, ओहारा, उसका तो नामो निशान नहीं बचा। तुम्हारे शहर को तबाह कर दिया गया था तुम्हारे बचपन में। सुनो मेरी बात, ऐसा मत करना। क्या बोला तुमने? तुम जानती हो ना, अगर मैंने इसे यूज कर दिया तो तुम्हारे सारे दोस्त एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। बस जरूरत है तो इस बटन को दबाने की। तो क्या मैं इसे दबा दूं प्यारी रॉबिन? रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तुम नहीं जानते ओहारा में क्या था। ओहारा को मिटा दिया गया था। उस दिन की तबाही को मैं कभी नहीं भूल सकती। अब इसके बाद हम रॉबिन की बैक स्टोरी को देखेंगे। ये सब कुछ 20 साल पहले ओहारा में शुरू हुआ, जहाँ पर कुछ बच्चे रॉबिन को परेशान कर रहे होते हैं और इस पर टमाटर वगैरह फेंक रहे थे। मारो इसे गंदी लड़की को, हम उस शैतान को हमारे शहर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। और रॉबिन ने देखकर अपने डेविल फ्रूट की ताकत को यूज किया और अपने हाथों का यूज करके इन सभी को मारकर भगा देती है। रॉबिन इन सभी के जाने के बाद एक किताब पढ़ने लगती है, पर तभी कुछ ही देर में उन सभी बच्चों की मॉम यहाँ पर आ जाती है और रॉबिन से कहती है कि इसने उनके बच्चों को क्यों मारा। सभी लोग सही कहते हैं, तुम एक शैतान हो। रॉबिन ने सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उठकर यहाँ से चली जाती है। अब शाम को रॉबिन अपने घर की तरफ जा रही थी, पर तभी उसकी नजर एक परिवार पर जाती है। रॉबिन इन सभी को देखते ही रह गई, क्योंकि रॉबिन की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद रॉबिन अपने घर आ जाती है। रोजी-सान आप कहाँ पर है? रोजी-सान जो कि मॉम के भाई की वाइफ है, यानी कि इसकी मामी, वो घर पर नहीं थी। कुछ था तो एक लेटर जिस पर लिखा था कि रॉबिन हमारी बेटी का बर्थडे है और हमने सोचा कि हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए बाहर रहेंगे। और हाँ, खाने के लिए सिर्फ ब्रेड है तो उसे खा लेना, पर हाँ जैम को ज्यादा मत लगाना। और जब खाना खा लो तो बर्तन भी धो देना, कपड़े भी साफ कर देना, पोछा भी लगा देना, झाड़ू भी लगा देना। और रॉबिन चुपचाप ये सारे काम करती रहती है। कुछ देर बाद रॉबिन लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर कोई बंदा कहता है, लगता है वो आ गई, सभी लोग तैयार हो जाओ। और जैसे ही रॉबिन अंदर आती है लाइब्रेरी के, प्रोफेसर ये रही आपकी बुक। तभी लाइट एकदम से ऑन हो जाती है। रॉबिन तुमने कर दिखाया, तुम तो कमाल की हो। ये देखो हम तुम्हारे लिए केक लेकर आए हैं। कल तुमने स्कॉलर का जो एग्जाम दिया था बच्ची, उसमें तुम पास हो गई हो। इतनी छोटी सी एज में तुम्हारे पास हमसे भी ज्यादा नॉलेज है, इसलिए आज से हम तुम्हें एक आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे बच्ची। ये देखकर रॉबिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आपका शुक्रिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। प्रोफेसर कहता है, रॉबिन मेरी बात सुनो, ओहारा के फेमस होने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है वो पेड़, ट्री ऑफ नॉलेज। 5000 साल पुराना ये पेड़, ये है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और साथ ही ओहारा का घर भी। ये पेड़ और ये किताबें ओहारा की शान है और अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। ये सुनकर रॉबिन कहती है कि हाँ ये इन्हीं के साथ रहेगी और ये भी चाहती है कि प्लैंक सेंचुरी की मिस्ट्री को सॉल्व करे। और प्लैंक सेंचुरी क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। प्रोफेसर ये सुनकर चौंक जाता है कि नहीं, तुम वो नहीं कर सकती, ये एक अपराध होगा बच्ची। पर अगर हम पोनीग्राफ को ढूंढ पाए तो हम पक्का पता कर पाएंगे कि प्लैंक सेंचुरी में आखिर हुआ क्या था। नहीं, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मत कहना कि तुम बेसमेंट में गई थी। गवर्नमेंट के बाद अगर कोई भी पोनीग्राफ को पढ़ता है तो वो सरकार के हाथ मारा जाएगा। तुम बिना पूछे बेसमेंट में क्यों गई? मुझे लगा कि मुझे आप सभी से प्लैंक सेंचुरी के बारे में बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने उसके बारे में अच्छे से स्टडी किया ताकि कोई हो जो कि मुझे समझ पाए। रॉबिन मेरी बात को समझो बच्ची, 500 साल पहले ही उसे पढ़ने से मना कर दिया गया था, पर अभी भी हम सभी कोशिश करते रहेंगे बच्ची, तुम फिक्र मत करो। हम अभी भी उन्हें पढ़ते हैं ताकि प्लैंक सेंचुरी के राज के बारे में जान सके बच्ची। अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता ही है तो सुनो मेरी बात, ओहारा के लोगों के अलावा इन पोनीग्राफ्स को और कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए हम सभी ने कसम खाई कि हम इसके बारे में पता करके ही रहेंगे। पर तुम ये मत करो बच्ची, ये काम हम पर छोड़ दो, क्योंकि अगर सरकार को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें भी पकड़ लेगी। और ये सब सुनकर रॉबिन यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन रॉबिन की नजर एक बड़े से जायंट पर जाती है। तुम आखिर हो कौन? कल की ही बात थी, अच्छा है मैं उन सभी से बच गया। हाँ, क्या यहाँ पर कोई शहर है क्या? हाँ यहाँ पर एक शहर है। अच्छा ठीक है, मैं नाव बनाकर यहाँ से चला जाऊंगा। और हाँ, मैं अल्बाव से हूँ, प्लीज घर जाकर किसी को भी मेरे बारे में मत बताना कि तुमने एक बड़े से जायंट को देखा था। ठीक है मैं समझ गई, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम बता दोगी? नहीं, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी। ये सुनकर ये बंदा अजीब तरह से हंसने लगता है। तुम कितने अजीब हो। रॉबिन भी हंसने लगती है। वैसे तुम हंसते हो, बहुत अच्छी लगती हो बच्ची, हंसती रहा करो। वैसे मेरा नाम है जैगुआर डी सोल, वैसे तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? मेरा नाम रॉबिन है। और अब जायंट एक नाव बनाने लगता है ताकि यहाँ से वापस जा पाए। और उस दौरान रॉबिन इसके साथ ही रहती है और जायंट पूछता है कि हमेशा इसके साथ रहती है तो क्या इसके माँ बाप इसे डांटते नहीं है क्या? ये सुनकर रॉबिन कहती है कि इसके पास कोई नहीं है, इसकी माँ थी जो कि रिसर्च के लिए कहीं पर चली गई थी इसे छोड़कर। इसे वो आर्कियोलॉजिस्ट पसंद थे पर उन्होंने भी
इसके साथ काम करने से मना कर दिया और बाकी शहर वाले इसे शैतान मानते हैं इसके डेविल फ्रूट की ताकत की वजह से। पर क्या तुम मुझसे नहीं डरे? हंसते रहा करो बच्ची, मुसीबत में भी हंसो। और इसके बाद ये दोनों ही हंसने लग जाते हैं। बुरे टाइम में भी हंसना। इसके बाद गवर्नमेंट की एक शिप ओहारा के पास आने लगती है और शिप के ऊपर एक आदमी कहता है, क्या बस इतने से काम के लिए उन सभी ने मुझे यहाँ पर बुला लिया? क्या बेकार कमीशन है ये? कुछ देर बाद ओहारा में कोई आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि रॉबिन की मॉम होती है, ओलिविया, निको ओलिविया। अब इसके बाद ओहारा के लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि उन सभी ने एक शिप को इनकी तरफ आते हुए देखा था, पर आखिर वो था कौन? ये सभी लोग इस बात को प्रोफेसर को बताते हैं कि सुबह ओहारा में कोई आया था, पर आखिर वो कौन हो सकता है? शायद यहाँ पर कोई जांच करने के लिए आया होगा, इसलिए सावधान रहना। पर इस तरफ सोल की नाव बन जाती है, लेकिन अगर सोल यहाँ से चला गया तो रॉबिन फिर से अकेली पड़ जाएगी, इसलिए बंदा यहाँ पर रुकने के लिए डिसाइड करता है कुछ समय के लिए। और सोल इससे पूछता है कि इसकी मॉम गई कहाँ पर थी, और रॉबिन कहती है कि इसकी मॉम एक टीम के साथ गई थी और जब वो वापस आएंगी तो इससे कहेगी कि इस बार उसे भी अपने साथ लेकर चली जाए, इसलिए इसने अच्छे से पढ़ाई करी और अब एक आर्कियोलॉजिस्ट भी बन गई। तुम तो कमाल की हो, पर क्या तुमने अपनी मॉम को नहीं देखा कभी? मुझे उनका चेहरा नहीं याद, इसलिए मैं उनसे वापस से मिलना चाहती हूँ। कि तुमने कभी प्लैंक सेंचुरी के बारे में सुना है क्या? मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, पर गवर्नमेंट के लोगों ने उसे खोजने से मना कर दिया है और मेरी मॉम और वो सभी लोग भी उसे ही खोजने के लिए गए थे। सोल सुनकर चौंक जाता है। तुम्हें पोनीग्राफ के बारे में कैसे पता चला? सुनो रॉबिन, ये बात किसी को मत बताना, और ना ही ये बात कि तुम्हारी मॉम उन्हें ढूंढने के लिए गई थी। वैसे तुम्हारी मॉम का नाम क्या था? ओलिविया। ये सुनते ही सोल चौंक जाता है। तो क्या तुम ओलिविया के बेटे हो? ये मत कहना कि ये ओहारा है। हाँ, ये ओहारा ही है। ये तो काफी बुरा हुआ। ये समय बात करने का नहीं है। ओहारा को तबाह करने के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं और शायद उनकी बैटलशिप शायद आ ही रही होगी। सरकार इस आइलैंड को खत्म कर देगी उन सभी स्कॉलर्स को मारने के लिए, इसलिए मत कहना कि तुम भी एक स्कॉलर हो। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है बच्ची, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर शहर में ढूंढो, तुम्हारी मॉम वापस आ चुकी होगी अब तक तो। पर याद रखना, ये मत बताना कि तुम एक स्कॉलर हो। यहाँ पर हम ओलिविया को देखते हैं जो कि वापस आ गई थी और रॉबिन भागकर उस बड़े से पेड़ की तरफ जा रही थी ताकि ओलिविया यानी कि अपनी मॉम से मिल सके। यहाँ पर ओलिविया सभी लोगों से कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं एक बहुत ही ज्यादा दुख वाली खबर लेकर आई हूँ। प्रोफेसर ही सुनकर कहता है, मुझे पता ही था, सरकार ने अपनी गंदी नजर हमारे ओहारा के ऊपर डाल ही दी। आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 6 साल पहले हमारी जो टीम पोनीग्राफ के कोर्ट पर गई थी, उन सभी को मार दिया गया, मुझे छोड़कर। उन सभी को सरकार ने मार दिया, पता नहीं कैसे, पर उन सभी को पता चल गया कि हम सभी लोग ओहारा से ही थे, इसलिए हमारी वजह से आप सभी लोग भी खतरे में आ चुके हैं। नेवी वाले थोड़ी ही देर में इस आइलैंड पर आने वाले हैं, बस मेरी वजह से। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो भी लोग पोनीग्राफ की खोज पर गए थे वो सभी लोग और हम सभी लोग एक टीम है, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। नेवी वाले थोड़ी ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग यहाँ से चले जाइए। ओलिविया, हम नहीं जाने वाले, हम इस पेड़ को छोड़कर नहीं जा सकते। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं कि हाँ, इन्होंने सही कहा, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, चाहे इन्हें मार ही क्यों ना दे, ये अपने इतिहास और इस पेड़ को नहीं छोड़ सकते। वैसे रॉबिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओलिविया, नहीं, मैं उससे नहीं मिल सकती। जिस वक्त मैंने उसे छोड़ा वो बहुत छोटी थी, मैं अब उसे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से न जाने उसे क्या क्या देखना पड़ा होगा। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे ना मिले। मैं नहीं चाहती कि रॉबिन एक अपराधी की बेटी कहलाई जाए। और तभी एक आदमी यहाँ पर आता है और कहता है कि गवर्नमेंट की शिप यहाँ पर आ चुकी है। ओलिविया सुनकर एक गन निकाल लेती है। तुम सभी कहना कि तुम मुझे नहीं जानते हो, समझ गए ना? और ऐसा कहने के बाद बंदूक लेकर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर सरकार का वो बंदा आ जाता है ओहारा के ऊपर। मैं बस यहाँ पर अपनी प्रमोशन के लिए आया था, इसलिए मेरी बात सुनो और जाकर उन सभी स्कॉलर्स को मार दो। यहाँ पर रॉबिन उस पेड़ की तरफ जा रही थी और ओलिविया यहाँ से बाहर निकल जाती है। रॉबिन जस्ट उसके पास से निकली थी, पर ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए जल्दबाजी की वजह से और आगे की तरफ बढ़ गए। यहाँ पर हम एक दूसरी नेवी की शिप को देखते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर कहता है, वाइस एडमिरल ओके जी, हमने सुना है कि CP9 वाले ओहारा तक आ चुके हैं। यहाँ पर रॉबिन प्रोफेसर के पास आ जाती है और पूछती है कि क्या इसकी मॉम यहाँ पर आई थी? नहीं बच्चे, तुम्हारी मॉम यहाँ पर नहीं आई। अरे यार, पर एक मुसीबत है, मैंने सुना कि सरकार के लोग इस आइलैंड को तबाह करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला बच्चे, बस नेवी वाले यहाँ पर आकर जांच करने वाले हैं। इसलिए रॉबिन मेरी बात सुनो, मत बताना कि तुम एक स्कॉलर हो, तुम छोटी हो, इसलिए कोई भी नहीं सोचेगा कि तुम कोई स्कॉलर हो सकती हो। वो सरकार के लोग सिर्फ स्कॉलर्स को मारना चाहते हैं, समझ गई ना बच्चे? तभी सरकार के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, इस जगह को अभी इसी वक्त खाली कर दो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स शहर वालों से कहते हैं, मेरी बात सुनो, इस आइलैंड की खोज होने वाली है, इसलिए जो भी लोग स्कॉलर्स नहीं हैं, वो बताई गई शिप पर चले जाएं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। पर क्यों? अगर स्कॉलर ने कुछ किया है तो उन सभी को जाकर पकड़ो ना, हमें क्यों तंग कर रहे हो? मेरा काम सिर्फ तुम्हें बताने का था, वो मैंने कर दिया, इसलिए आगे तुम्हारे साथ जो भी होता है इसकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। और ये सभी लोग शहर को खाली करने लगते हैं। यहाँ पर हम ओलिविया को देखते हैं जो कि उसी CP9 वाले ऑफिसर के सामने होती है गन तान के। ओहारा और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, और जिन भी लोगों को तुमने पकड़ा था और मैं, हमारा ओहारा से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम ओहारा में क्यों आ गई? हाँ, ये बात इस बात को साबित नहीं करती है। ओहारा के स्कॉलर ने कुछ नहीं किया, इसलिए उन सभी को जाने दो। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम ओहारा से थी या नहीं, क्योंकि अगर हमारी जांच में कोई भी सबूत निकलता है तो हम उसी वक्त सभी के सभी स्कॉलर्स को खत्म कर देंगे। पता है क्यों? ताकि दुनिया वालों को दिखा सके कि अगर कोई ब्लैक सेंचुरी की तलाश करता है तो उसका क्या अंजाम होता है। इस पूरे के पूरे आइलैंड को तबाह करके हम एक मिसाल कायम करेंगे ताकि आगे से कोई भी ब्लैक सेंचुरी की खोज करने के बारे में सोचे भी नहीं। कुछ ही देर में हमारी शिप्स यहाँ पर आ जाएंगी और इस आइलैंड को तबाह कर देंगी, पर उससे पहले हमें कुछ सबूत की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें कुछ ही देर में जांच में मिल जाएगी। सुनो तुम दोनों, इसे पकड़ लो। और तभी ये दोनों मिलकर ओलिविया को मार देते हैं। यहाँ पर सोल को देखते हैं जो कि सामने देखकर कहता है, ओ नहीं, वो सारी बैटलशिप्स यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर ये सारे ऑफिसर्स स्कॉलर्स को पकड़ लेते हैं और प्रोफेसर कहता है, सुनो रॉबिन, यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं आप सभी को छोड़कर नहीं जा सकती। और तभी CP5 वाला ऑफिसर ओलिविया को यहाँ पर लेकर आ जाता है अपने
कंधे पर उठाकर यहाँ पर ओलिविया रॉबिन को देखकर खुश हो जाती है और एक स्माइल करती है। तुम काफी बड़ी हो गई हो रॉबिन। तभी CP9 वाले के पास एक कॉल आता है और वो ऑफिसर कहता है कि सर बेसमेंट में हमें एक पोनी ग्लाफ मिला। ये सुनकर ये बंदा खुश हो जाता है और कहता है तुम सभी का मरना अब तय हो चुका है। अगर तुम सभी लोग हमें मार ही दोगे तो उससे पहले मेरी उन 5 एल्डर्स से बात करवाओ। मैं उन सभी को अपनी ब्लैक सेंचुरी की एक थ्योरी बताना चाहता हूँ। और हाँ रॉबिन, तुम यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पर सोल रॉबिन को ढूंढ रहा होता है ताकि रॉबिन की जान बचा सके। सभी लोग ओहारा को छोड़ के शिप की तरफ जाने लगते हैं। सब जल्दी करो, लगता है सरकार इस आइलैंड को खत्म करने वाली है। और नीचे इन सभी ऑफिसर्स को एक पोनी ग्लिफ मिल जाता है। अच्छा तो ये है वो पोनी ग्लाफ। हाँ, एक ऐसा पत्थर जिसे खत्म नहीं किया जा सकता और ये पूरी दुनिया में फैले है। यहाँ पर हम उन 5 एल्डर्स में से एक को देखते हैं जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर ने किया था। और इनमें से एक एल्डर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम सभी ने कानून को तोड़ा है। उस पोनी ग्लाफ को पढ़कर ये सुनकर प्रोफेसर कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये एल्डर अभी कॉल के जरिए बात कर रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम प्रोफेसर हो ना। तुमने दुनिया के लिए काफी बेहतरीन काम किए थे, पर क्योंकि अब तुमने पोनी ग्लाफ को पढ़ा अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानने का हक है। सच कहो ना कि तुम हमसे डरते हो। वॉइड सेंचुरी जिसे दुनिया के इतिहास से मिटा दिया गया, किसी को भी नहीं पता कि उन 100 सालों में क्या हुआ था। आखिर क्या जरूरत पड़ी इन पोनी ग्लिफ्स को बनाने की। आखिर उस जमाने के लोग हमें क्या बताना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर वो अपनी बातों को किसी किताब या फिर पेपर पर लिख देते हैं तो उनकी ये बातें कब की खत्म हो चुकी होती। उन लोगों ने उन्हें दुनिया के सबसे मजबूत पत्थरों के ऊपर लिखा ताकि उन बातों को आसानी से मिटाया ना जा सके। 5 एल्डर्स शांत हो जाते हैं सब कुछ सुनकर और कहते हैं कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। और मैं जानता हूँ कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का ही काम है। अगर ये बात दुनिया तक पहुँच गई तो सरकार को बहुत मुसीबत हो सकती है और शायद इसलिए तुम लोग उस वॉइड सेंचुरी के बारे में बात करना भी एक अपराध मानते हो। कुछ पोनीग्लिफ्स को पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि कहीं पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका कहीं पर भी अब नामो निशान नहीं बचा है। सरकार के बनने के बाद उन लोगों ने उन्हें सभी को मार दिया। बेशक इतिहास के हथियार बहुत खतरनाक थे, दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते हैं, पर सच तो ये है कि सरकार बस वॉइड सेंचुरी को छुपाना चाहती है। वो हथियार नहीं, वो 100 सालों का राज है। जो साम्राज्य आज से 800-900 साल पहले था उसका नाम था। और इससे पहले कि प्रोफेसर उस जगह का नाम बता पाता 5 एल्डर्स स्पांडियन से कहकर इस पर शूट करवा देते हैं और प्रोफेसर की मौत हो जाती है। 5 एल्डर्स को बहुत गुस्सा आ जाता है कि प्रोफेसर इतना कुछ जानता था उसके बारे में और 5 एल्डर्स ओहारा के ऊपर अटैक करने की परमिशन दे देते हैं। ये सुनकर ये बंदा अपना गोल्डन स्नेल ट्रांसपोंडर बाहर निकालता है और बस्टर कॉल को एक्टिवेट कर देता है। सभी बैटल शिप्स ओहारा की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। प्रोफेसर बहुत जख्मी होता है लेकिन फिर भी रॉबिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और पीछे लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। सभी आर्कियोलॉजिस्ट उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। रॉबिन ओलिविया को देख रही थी और ओलिविया भी अपने मन में सोच रही होती है चली जाओ रॉबिन। पता नहीं क्यों लेकिन वो अचानक से ओलिविया से पूछती है कि क्या वो उसकी मॉम है। रॉबिन को वही समय याद आ जाता है जब उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर अकेले छोड़ दिया था ओहारा के ऊपर और अपनी मामी के पास रहना पड़ा जो कि उसे किसी नौकरों की तरह ट्रीट करती थी। रॉबिन बार बार ओलिविया से पूछ रही होती है कि क्या वो उसकी मॉम है। मैं आपकी बेटी हूँ, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अब रॉबिन बड़ी हो चुकी है तो इसे लगता है कि शायद इसकी मॉम अब इसे पहचान नहीं पा रही, जो कि सच नहीं है। रॉबिन रोने लगती है और कहती है मैं हमेशा से आपका हाथ पकड़ के चलना चाहती थी। मैंने बहुत पढ़ाई की मॉम और एक आर्कियोलॉजिस्ट बन गई हूँ। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। ओलिविया ये सारी बातें सुनती है और रोने लगती है। पर CP9 वाले ओलिविया को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि ओहारा के ऊपर नेवी का हमला स्टार्ट हो चुका है। नेवी ओहारा पर चारों तरफ से हमला कर देती है। ओहारा के लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे थे। एक हमला स्पांडियन के सामने भी होता है। स्पांडियन समझ जाता है कि यहाँ पर और नहीं रुक सकते और ओहारा को छोड़ के यहाँ से जाने लगता है और ओलिविया और रॉबिन को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है और खुद अपनी जान बचाकर भागने लगता है। रॉबिन ओलिविया के पीछे आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ओलिविया खुद पर काबू खो देती है और रॉबिन को अपने बच्चों की तरह अपने गले से लगा लेती है। रॉबिन आज बहुत खुश थी और खुशी के मारे रोने लगती है। रॉबिन क्या ये सच है कि तुम पोनीग्लिफ्स को पढ़ सकती हो बच्ची? जी बाप, मैं उन्हें पढ़ सकती हूँ। रॉबिन इससे बहुत इंप्रेस हो जाती है क्योंकि पोनीग्लिफ्स को पढ़ पाना इतना आसान नहीं होता है। ओलिविया इसकी बहुत तारीफें करती है जिन्हें सुनकर रॉबिन इमोशनल हो जाती है। प्रोफेसर ओलिविया और रॉबिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और तभी साउल यहाँ पर आ जाता है रॉबिन को ढूंढते हुए। साउल को देखकर ओलिविया हैरान हो जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। साउल कहता है कि ये सब कुछ ये लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए इन्हें यहाँ से जाना होगा। ओलिविया साउल से कहती है कि रॉबिन को यहाँ से लेकर जाए। रॉबिन ओलिविया को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन ओलिविया इसे मना कर देती है अपने साथ चलने के लिए। ओलिविया को अभी ओहारा के अंदर एक जरूरी काम करना था और रॉबिन के जाने से पहले ओलिविया रॉबिन से कहती है रॉबिन मेरी बातों को ध्यान से सुनो क्योंकि तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट बन चुकी हो। अब तुम्हें इस बात के बारे में पता होना चाहिए बच्ची। कोई भी इतिहास बहुत जरूरी होता है, उसका ज्ञान हर एक जनरेशन को मिलना चाहिए वरना वो खत्म हो सकता है। आज हमारी सारी रिसर्च खत्म हो जाएगी। और साउल रॉबिन को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। रॉबिन ओलिविया के साथ रहना चाहती थी लेकिन फिर भी साउल इसे ले जाता है। ओलिविया और प्रोफेसर रो रहे होते हैं। नेवी की एक शिप के ऊपर एक ऑफिसर की नजर साउल पर चली जाती है जो कि अभी रॉबिन को लेकर जा रहा था और आउकी जी को बताता है कि वहाँ पर वाइस एडमिरल साउल है। तो हाँ गाइस, साउल एक वाइस एडमिरल है नेवी का। कुछ
दिन पहले जब साउल को फ्लीट एडमिरल सेनगोकू ने बताया था कि वो लोग ओहारा के लोगों को मारने वाले हैं, तो साउल के हिसाब से ये करना गलत था। नेवी के लोग सिंपली ओहारा के लोगों को पकड़कर बंदी बना सकते थे। और जब पहली बार साउल ओलिविया से मिला था तो वो बताता है कि नेवी क्यों इसे मारना चाहती है। नेवी के हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि ओहारा के लोग उन पोनीग्लिफ्स को पढ़कर उन एंशिएंट वेपन्स को दोबारा से बनाना चाहते हैं, जो कि दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन ओलिविया की कही एक बात साउल को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। उसने कहा था कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो लोग पोनीग्लिफ्स को पढ़ने से मना करते हैं। क्या तुमने इस पर कभी सोचा कि सच है या गलत है? क्या वो सच में हमें किसी एंशिएंट वेपन को बनाने से रोकना चाहते हैं, या फिर बात कुछ और ही है? जब सेनगोकू साउल को बताता है कि वो लोग बस्टर को एक्टिवेट करने वाले हैं, तो साउल सेनगोकू से प्रूफ मांगता है ताकि इस बात का सबूत मिल सके कि ओहारा के लोग सचमुच में बुरे हैं। लेकिन सेनगोकू के पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था कि वो लोग उस पोनीग्लिफ को पढ़कर किसी हथियार को बना रहे हैं। साउल समझ जाता है कि सरकार इनसे कुछ छुपा रही है, इसलिए ये ओहारा के साथ उस बात को भी खत्म करना